बीजेपी की तरफ से बार बार हिंसा भड़काने की कोशिश की। कपिल मिश्रा का भाषण आप निकाल कर देख लें राकेश जी, वो जो दंगे हुए थे उससे 2 दिन पहले का, डीसीपी बराबर में खड़े हैं, डीसीपी के बराबर में खड़े होकर कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर कल 24 घंटे तक आपने इनको नहीं हटाया तो हम खुद हटा देंगे और हम इन्हें भगा देंगे, ये कर दे। इस तरह भड़का के लोगों को माहौल खराब किया गया और उस माहौल खराब होने के बाद ही दिल्ली में दंगे भड़के जो कि दुखद थे। नुकसान दोनों तरफ हुआ, हत्याएं दोनों तरफ हुई। उस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए और हमें ऐसी दंगे न हो, ये बताइए इसका प्रयास हमेशा केवल सरकार को, प्रशासन को नहीं। हुसैन को इसलिए तो नहीं फंसाया गया, शर्म आनी चाहिए आपको। अंकित शर्मा की हत्या बहुत ही दुखद हत्या थी और उस समय भी बहुत शोक लोगों में हुआ था और सबने उसकी निंदा की थी और दंगाइयों ने उसे मार दिया था। मुझे ये नहीं लगता कि जैसे बीच में कहा गया कि विपक्षी पार्टियां उनके उस दूरी बना ली थी, ऐसा मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा कि किसी ने दूरी बना ली थी। सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी, निंदा की थी। दूसरे, जो कोर्ट का आज फैसला आया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, न्यायालयों की हमारे अभी साख इतनी खराब नहीं हुई है कि हम न्यायालयों पे ये आरोप लगाने लगे हैं कि वो धर्म देख के या जाति देख के या पार्टियां देख के फैसले कर रहे हैं। ये कई बार हो जाता है कि हम नीचे छोटी न्यायालय से मतलब निचले न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में हमारे पास दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ हम अपनी पैरवी करेंगे। लेकिन दिल्ली दंगों में भी जैसे आपने 4 नाम पढ़ के पूछा कि इनका मजहब क्या है राकेश जी, हमें इस डिबेट को मजहब में बांटना ही नहीं चाहिए, धर्म और मजहब की चर्चा नहीं होनी चाहिए। वरना तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि दिल्ली दंगों में कुल 53 हत्याएं हुई थी पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, जिनमें 38 मुसलमान थे और 15 हिंदू थे। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सब भारत के नागरिक मरे, सब दुखद हैं। लेकिन जिस तरह ये अब अंकित शर्मा जी के केस में सजा हुई है, बाकी केसों में भी मुकदमों के फैसले होंगे, तो हम हर बार डिबेट अगर ये करेंगे कि भाई हिंदू को सजा होगी या मुसलमान को होगी या इसे हिंदू ने मारा था उसे मुसलमान ने मारा था, तो फिर हमें ये डिवीजन भी देखना पड़ेगा। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मुझे न्यायालय पे कोई संदेह नहीं है, ना न्यायालय के निर्णय की मैं आलोचना करना चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली दंगों के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार थे। सीए का आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अनुशासित तरीके से चल रहा था। राकेश जी, दो वाक और सुन लो। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? जिस प्रोटेस्ट को भाटी जी शांतिपूर्वक बता रहे थे, उसी प्रोटेस्ट में कहा गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस तरीके के नारे लगाना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की निशानी नहीं होती। उसी प्रोटेस्ट में भारत की चिकन नेक को तोड़ने की बात करी गई थी। उसी प्रोटेस्ट में नहीं, रुक जाइए, ये सीए के प्रोटेस्ट, एनआरसी के प्रोटेस्ट के जो हीरो आपने बना रखे हैं ना, उमर खालिद, उसके कारनामे मैं आपको गिनवा रही हूँ। क्या जिस तरीके की भयानक नारेबाजी हुई उसको आप याद नहीं करना चाहते और फिर कहते हैं शांतिपूर्वक थी। मुझे नहीं मालूम आपके लिए शांतिपूर्वक की डेफिनेशन क्या है, लेकिन इस देश में संविधान के तहत, कानून के तहत ये शांतिपूर्वक नहीं होता। लेकिन ये सीए का आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय था, केवल भाषण ही तो दिए गए थे। नहीं ठीक है सर, और क्या चाहते थे? करण वर्मा कह रहे भाटी जी सिर्फ भाषण ही दिए गए, और क्या चाहते थे? 2 वाक्य और सुन लो मेरे। एक तो राकेश जी, आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो, जैसे ही आपकी प्रिय पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा हम बोलने लगते हैं आप नाराज हो जाते हो। अच्छा, थोड़ा सा धैर्य रखेगा राकेश जी, मुझे प्लीज मैं कहना ये चाहता हूँ, जो चारू जी बीच में, चारू जी आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको तो हमेशा ही ज्यादा टाइम मिलता है, बीजेपी को तो ज्यादा। भाटी जी, ऐसा है, प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं थी, शांतिपूर्वक नहीं थी, और आप ये झूठ ना बोलिए प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक थी। बस वो अपना शब्द वापस ले लीजिए। चारू जी कृपया अपने समय का इंतजार, कृपया नहीं, मैं बीच में बोलती हूँ, लेकिन आप गलत बात बोल रहे हैं। चारू जी, शांतिपूर्वक नहीं थी। आप तो बहुत शालीन है, बहुत सभ्य हैं आप तो। चारू जी बड़ी शालीन है, बड़ी सभ्य हैं और शालीन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत बातें बोलने दूंगी भाटी जी। अच्छा ठीक है, एक बार बात पूरी हो जाए। चारू जी बोलने तो दें, बहन बोल लीजिए, उसके बाद में बोल लीजिए। आप खूब खंडन करना मेरी बात। अरे बोलिए आप बोलिए। दिल्ली में सीए के आंदोलन बहुत अनुशासित और बहुत शांति पूर्वक थे, कोई हिंसा नहीं हुई थी। दिल्ली में शाहीन बाग में गोली चलाई बीजेपी समर्थक एक व्यक्ति ने, जो बीजेपी से निकाल दिया गया, फिर बीजेपी में ले लिया गया है। उसने गोली चलाई आंदोलनकारियों पे और उसमें जामिया मिलिया में गोली चलाई गई। ये हुई ना बात। राजकुमार भाटी जी, 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, हमें एक बड़ा मैसेज देना है, इसलिए सड़कों पे उतरो। ठीक, ये मैसेज वो देता है। शर्जील इमाम 8 जनवरी को कहता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना है,
चिकन नेक की बात करते हैं, जिसके लिए आज तक दोनों जेल में है। कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। आप कोर्ट में विश्वास रखते हैं, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया दोनों को इस चीज के ऊपर। सोनिया गांधी जी कहती हैं आर पार की लड़ाई होनी है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस तरह का इलीगल ब्लॉकेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब राजकुमार भाटी जी, क्योंकि आप न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं और ये सब न्यायपालिका की है, आप मानते हैं उमर खालिद, सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट और जो लोग सब शाहीन बाग और इस सब में उतरे थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली दंगों के लिए, हाँ या ना? अभी पता चल जाएगा। नहीं, जो आपने 3 कोटेशन दिए हैं तीनों सही हैं, मैं मानता हूं तीनों बातें कही गई थी। लेकिन करण जी, अगर कभी आप आंदोलन का हिस्सा रहे हो या आंदोलन को आपने नजदीक से देखा हो, आंदोलनों के दौरान जनता को अपने मतलब संतुष्ट करने के लिए या जनता को उत्साहित करने के लिए इस तरह की बात कहना आम बात होती है। एक मिनट मुझे लाइए बीच में, एक मिनट भाटी जी, करण ने आपकी तारीफ की, मैं भी तारीफ करने वाला था सर, अब नहीं करूंगा। राकेश पांडे जी, आप मेरी तारीफ कभी करोगे भी नहीं और मुझे आपकी तारीफ की जरूरत भी नहीं है। करा ली बेइज्जती? इतनी मेहरबानी कर दिया करो कि हमें पूरी बात कह लेने दिया करो। जैसे ही हम कुछ कहने लगते हैं आप बीच में चिल्लाने लगते हैं। सर, जो ये बोला गया कि ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप के दौरे के समय अपने आंदोलन को बढ़ाओ, अपनी ताकत दिखाओ, ऐसा आंदोलनों में किया जाता है मौके का फायदा उठाने के लिए कि ये मौका है, अब हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। लेकिन आंदोलन पूरी तरह शांति, और जो ये जो बात भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सीए के आंदोलन में नहीं बोली गई, जेएनयू में आरोप लगाया गया था जिसपे भी आज तक चार्जशीट पुलिस दाखिल नहीं कर पाई है, कोई सबूत दे नहीं पाई है पुलिस। वो बिल्कुल गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। चिकन नेक, हाँ चिकन नेक कहा था, लेकिन बाद में उस आदमी वो कोई छोटी चीज है कि मेरा मतलब केवल ये था कि नहीं, चिकन नेक काटने का मतलब वो देश से अलग करने का नहीं था। अच्छा, और वो मैं उस बात का समर्थन भी नहीं करता। अलग-अलग ट्रांसलेशन नहीं हो सकती भाटी जी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये शर्मनाक बात है कि भाटी जी को समझाना पड़ रहा है जी, चिकन नेक का मतलब ये नहीं था, भारत तेरे टुकड़े होंगे एंकरेजमेंट के लिए कहा गया था। ये कैसा मंच है जहां पर आपको इस प्रकार की एंकरेजमेंट लगती है कि आप अपने देश के ही आंदोलन में, एक मिनट, सीए आंदोलन में जो नारा लगा या नहीं लगा, अब वो कोर्ट के दायरे में है और जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज ताहिर हुसैन के ऊपर डिबेट है और कोर्ट ने ताहिर हुसैन को गुनहगार ठहराया है। रुक, तेरे को बताते। चारू, एक सवाल है आपसे, ये घर दुरुस्त कैसे दिख रहा है? क्यों नहीं चला इस पर बुलडोजर? क्यों नहीं गिरा दिया इसको, जिससे दंगाइयों पर पेट्रोल बम, पत्थर और रॉड फेंके गए? जी देखिए, घर पे बुलडोजर तब चला होता अगर घर इलीगल होता, ठीक है, ये तो पहली बात है। दूसरी बात लेकिन ये है, क्योंकि आप इस समय कुछ चित्र दिखा रहे, राकेश जी मैं आपसे विनती करूंगी आप थोड़े और दिखा दीजिए। आप वो विजुअल दिखा दीजिए अंकित शर्मा जी का, जब नाले से उनकी बॉडी बाहर आई थी, वो विजुअल मुझे अभी तक याद है। आप वो विजुअल्स दिखा दीजिए जब दिल्ली में बसें जल रही थी, घर जल रही थी, दुकानें जल रही थी और ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता वहां पर जाकर मंच पर अपने आप को शाबाशी दे रहे थे, खुशी मना रहे थे, क्योंकि दिल्ली जल रही थी। इनका पॉलिटिकल इंटेंट केवल ये था। और किस वजह से? सीएए के ऊपर झूठ और भ्रम फैलाने की वजह से। झूठ और भ्रम, क्योंकि कानून तो इनमें से किसी ने पढ़ा नहीं था। कानून पढ़ा होता तो इनको मालूम होता कि भारतीय नागरिकों के बारे में बात ही नहीं हो रही है। सच बोलो, भारत के नागरिकों के बारे में बात ही नहीं हो रही है और इन्होंने इतना झूठ फैलाया कि हमारी दिल्ली जली। आज कम से कम जब कोर्ट के निर्णय आने चालू हो गए हैं तो ये फिर बैठ के अपने धर्म के नाम पर विभाजन करना शुरू हो गए हैं, अपनी धर्म की राजनीति, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, तुम्हें शर्म है? भाटी जी 10 सेकंड में बस बता दीजिएगा, क्या अखिलेश यादव अंकित शर्मा के घर गए? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है? आप ये क्यों नहीं, मतलब आगे बताऊंगा, मतलब फिर आगे बताऊंगा। ये उत्तेजना नहीं है सर, सवाल है। सवाल को उत्तेजना समझेंगे तो फिर नहीं, मतलब तो आप बीजेपी की आप ये अब आपको लग सकता है सर, मुझे कुछ नहीं है, आपको दादरी अखलाक क्या जाना समझ में आ जाएगा। आपको दूसरी घटनाओं में ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है सर, सिर्फ सवाल है। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। भाटी जी सुनिए, ये लेक्चर मत दीजिए, हटके आप बीजेपी भाटी जी पत्रकारिता का लेक्चर मत दीजिए, नेतागिरी का पाठ अपने खुद पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं कोई नेता मुझे पत्रकारिता मत सिखाए, मैं बार बार कहता हूं। और अगर सर आप पत्रकारिता सिखाने आइए तो पहले नेतागिरी दूर कर लीजिए और जाकर अपनी पार्टियों को समझाइए जो जाकर ताहिर हुसैन का मजहब देख रहे हैं। और अगर आप अपनी बिरादरी में ये नई सहमति बना सकते हैं तो आपको किसी पत्रकार को पत्रकारिता सिखाने की जरूरत नहीं है, ये समझिए।
अंकित शर्मा पर अगर एक पत्रकार भावुक होता और अंकिता भंडारी पे नहीं होता और वो ब्रिजभूषण सेंगर और प्रज्वल रोहन्ना पर प्रश्न नहीं पूछता तो भाटी जी जैसे व्यक्ति उस पत्रकार पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो उसको चिल्लाना नहीं चाहिए क्योंकि वो पत्रकार और विपक्ष है। कोई अहम की बात नहीं है ये। नहीं, किसने अगर पत्रकार न्यूट्रल होकर समाज के लिए प्रश्न पूछेगा, आप याराना दिखा लीजिए, डिसाइड करेगा, आप याराना दिखा लीजिए, तो पत्रकार आप याराना दिखा लीजिए चंद्रमोहन जी, आप याराना दिखा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, पहले आप नेता अपने में सहमति बना लीजिए कि हम किसी आरोपी या दोषी का मजहब नहीं देखेंगे, उसके बाद आकर ज्ञान दिया करिए। सर मैं ज्ञान सुन लूंगा, अगर हम ज्ञान सुन लूंगा, अपनी आलोचना भी सुन लूंगा। सिस्टम बदल जाता है। वाह, क्यों नहीं आज एक ऐसे व्यक्ति जो मंत्री बनकर दिल्ली सरकार में बैठा है, क्या उसके ऊपर जांच हुई? उस समय पुलिस जो भी उस समय की सरकारी संस्था थी वो किसके अधीन थी? गृह मंत्रालय, सेंटर के अधीन थी। तो उस अधीनता के अंदर क्या सिर्फ एक धर्म एक मजहब दोषी पाया गया? क्या दूसरे मजहब के अंदर, दूसरे धर्म के अंदर क्या कोई वक्तव्य ऐसा नहीं था जो इस बात को इंगित करे कि दिल्ली के दंगे के अंदर जो नरसंहार हुआ और 50 से 60 लोग मारे गए उसके अंदर सिर्फ एक ही मजहब दोषी ठहराया जाएगा? तो चंद्रमोहन जी सोच समझ कर बोलिए, किसी मजहब को दोषी नहीं ठहराया गया है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं कहा गया कि मजहब दोषी है। पहली बातचीत मैं आपके बात का भी जवाब दे दूं। मेरी बात का क्या जवाब देंगे? मेरे नेता ये क्या किसी मजहब को दोषी करार दिया जाए चंद्रमोहन जी? उन्होंने बोला कि ताहिर हुसैन का नाम अगर कपिल मिश्रा होता तो शायद वो बच जाता। कैसे बच जाता? जवाब दे दीजिए। तो जाइए ना कोर्ट में, जाइए कपिल मिश्रा के खिलाफ आप शिकायत करिए। आपने कपिल ये अदालत का फैसला है चंद्रमोहन जी, ये बीजेपी सरकार का फैसला नहीं है। सब जानना है इस बड़वे को। अगर मैं मजहब बोल रहा हूं तो मैं संविधान के तहत बोल रहा हूं, और अगर आप ताहिर हुसैन बोल के नाम को ले रहे हैं तो आप एक धर्म को चिन्हित कर रहे हैं। बाकी लोगों का नाम नहीं लिया जाता क्या? मैंने बोला कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। जो नाम है वही लिया जाएगा ना। मापदंडता लिया जाए तो उस मापदंडता के अंदर जिसका जो नाम है वही कहा जाएगा ना चंद्रमोहन जी। आप तो ये बता दीजिए, जो ये नाम कपिल आया है चारू प्रज्ञा, ये बता दीजिए कपिल कौन है? ये कपिल क्या कोई लूडो गेम खेलने वाले हैं क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।